पाकिस्तान में इन दिनों प्रो ईरान सेंटीमेंट है, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट बन रहा है। ऐसे में ईरान के पक्ष में जो माहौल है, इसके चलते पाकिस्तान के अंदर लिखा जा रहा है कि सऊदी के साथ पैक्ट करके हमने प्रॉब्लम कर ली, हमें सऊदी से पैक्ट नहीं करना चाहिए था, हम पैसों के लिए सऊदी से पैक्ट कर लिए, लेकिन ना तो सऊदी ने हमें पैसे दिए और हमें ईरान के खिलाफ और खड़ा कर दिया। हम कोई बयान भी नहीं दे पा रहे, हम ईरान के समर्थन में भी बयान नहीं दे पा रहे। कारण क्योंकि पाकिस्तान में लगभग 15 से 20% शिया मुसलमान है। ईरान के बाद दूसरा अगर सबसे अधिक शिया मुसलमान कहीं रहता है तो वो पाकिस्तान है। ऐसे में भी पाकिस्तान ईरान के समर्थन में कोई प्रवचन नहीं दे पाया, समर्थन में कोई वादा नहीं कर पाया। रीजन क्योंकि ट्रंप ने इन्हें बढ़िया से दबा कर रखा था। यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि असल में अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। उन्हें पता था कि इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौता न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट यही है और कुछ नहीं। अगर ये केवल न्यूसेंस पैदा करने के लिए उत्पन्न हो जाए, खड़ा हो जाए कि भाई मैं साथ खड़ा हूं इस देश के, अगर इस पर एक भी हमला हुआ तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा, अगर इस तरह का एक बार भी बयानबाजी दे दिया जाए तो हो सकता है अमेरिका पीछे हटे, हो सकता है इजराइल हमला करने से रुके, लेकिन ये ईरान के खिलाफ बयान ना दे पाए। इसीलिए सऊदी और इनके बीच का डिफेंस पैक्ट इनके लिए एक मुसीबत बना। यहां पर ये ईरान के समर्थन में बयान नहीं दे पा रहे, कारण बहुत सारे निकल कर आए कि अगर बयान दे दिया उसके समर्थन में तो फिर डिफेंस पैक्ट जो है वो अपने आप में गले की हड्डी बन जाएगा। अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनको दबा के इनका इस्तेमाल कर लिया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रंप रीट्वीट करके दुनिया के सामने दिखाते जरूर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से जरूर एक बार चर्चा में रहा हो, लेकिन ट्रंप ने इनका भरपूर दोहन किया जैसा वो अब तक करते आए हैं। और ट्रंप ने इस बात को भी खुलेआम, कल जब मैंने आपको इसी चैनल पर एक सेशन में बताया था कि ट्रंप कहते हैं कि वो उन लोगों के साथ पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो लूजर हैं, उन्हें सक्सेसफुल लोगों से नफरत है। तो यह बात समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई। कल हमने डिटेल में उनके इस बयान का विश्लेषण किया था कि ट्रंप का अपना मानना है कि लूजर्स के साथ रहो तो उनकी बातें, वो आपकी बातें सुनते हैं और वो सही से सुनते हैं। और ये बात सच भी है। ट्रंप जब भी भाषण देते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, इतने मिलियन लोगों की जान बचा ली, तो असल में जो हारने वाला देश था दैट इज पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में जिसका बहुत नुकसान हुआ, अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठा और ट्रंप अपनी शेखी भगार रहे हैं तो ये बिल्कुल जी जहां पना ही कहेंगे, ये कुछ कह नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही। पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार तक की मांग कर ली थी, जो दुनिया ने देखा। ये खुद इनके सामने बोलने लगे थे कि ट्रंप ये तो आप थे जिसने इतने लोगों की जान बचा ली। तो स्वाभाविक है कि ट्रंप का जो कहना है और उनका जो करना है वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है, उसमें हमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। लेकिन भारत का एक बयान इस पूरी मीटिंग के दौरान जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि साहब पाकिस्तान कुछ ऐसा करने की बातें कर रहा है, इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कहा कि नॉट ए दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। इन्होंने भारत के बारे में कहा कि हम लोग कोई दलाल नहीं हैं पाकिस्तान की तरह। जब यह बात निकल कर आई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब वो ट्रेडिशनल दलाल है। आज की बात नहीं है कि वो आज नया नया निकला है, इसका कुछ इतिहास है। तो आइए आज मैं आपको उसका इतिहास भी बताता हूं। असल में साथियों, अगर आप लोकेशन देखें तो भारत की खुद की लोकेशन दुनिया में बड़ी स्ट्रेटेजिकल है। भारत पूरी तरह से इंडियन ओशन के अंदर एक पावर सेंटर है। और जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तब यह समझ में आ सकता है आपको कि ये मतलब पश्चिम देश, ये देश जो हैं, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, सॉरी यूरोप के जो देश हैं, पश्चिम के जो देश हैं, उनके लिए कितना मायने रखता होगा। ऐसे समझिए, शीत युद्ध के बाद से यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन शुरुआत में जो रहा, इवन मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, शीत युद्ध का बाद का बात अलग करेंगे, 2 अलग अलग फेज लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अगर कोई रहा तो वो था सोवियत रूस। साथियों, सोवियत रूस 1991 में 15 देशों में टूट गया था। वो 15 देश थे ये वाले, देखो इधर, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये जो मिडिल ईस्ट या मिडिल एशिया के जो देश हैं, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, ये सारे देश कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। अर्थात 91 तक सोवियत रूस बिल्कुल पाकिस्तान तक आया हुआ था। मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हल्का सा अगर एरिया हटा दिया जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल सोवियत रूस के किनारे पर अड़कर बैठा था। ठीक इसी प्रकार से 1991 के बाद से
दूसरा पावर सेंटर जो बना, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया का दूसरा पावर हाउस बनकर के आया चाइना। चाइना की भी जो लोकेशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान से एडजॉइनिंग है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का बॉर्डर बनाता है। ऐसे में सी पैक का यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इन दोनों के साथ होकर गुजरना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान पहले सोवियत रूस के मामले में काम का रहा और बाद में चाइना के रूप में काम का रहा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए बेहद पसंदीदा जगह रही। यही कारण है कि कहा जाता है कि अमेरिका ने कुछ गुप्त रूप से न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान में भी छुपाकर खुद के रखे हुए हैं। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं पता, लेकिन यह कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसीज हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन समझ गए हों तो अब यह क्लियर होता है कि इस पूरे वेस्ट एशिया में जो भी माहौल बना हुआ है उसका डिस्कशन पॉइंट भी पाकिस्तान में ही रखा जा सकता है। कारण है क्योंकि इसके अलावा एक देश और हुआ करता था, कतर, लेकिन उसके पर कतर दिए गए ईरान के द्वारा। उसने इतने यहां पर छेद किए कि अब ईरान खुद यह मानता है कि कतर अब कई दिनों तक वापस उठ खड़ा नहीं होगा। इसकी रिफाइनरी हो, एलएनजी रिफाइनरी हो, एलपीजी हो, सब पर इसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। खैर, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। मैं आपको एक बार इतिहास के झरोके में ले चलता हूं। कहते हैं कि 1971 में, आपको यह तो याद होगा, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, बांग्लादेश जो है ना, पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के थे। उस समय 1971 से पहले इस वाले पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी यातनाएं दी जाती थी। उन यातनाओं के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। कौन नहीं बोलेंगे? अमेरिकी लोग नहीं बोलेंगे। अमेरिका उन यातनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये एक डील हुई। डील थी कि अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में जो लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है उस पर कोई बयान नहीं देगा। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कमिटमेंट दे दिया। पर बदले में क्या मांगा? बदले में मांगा कि तुम चाइना से हमारी बातचीत करवाओगे। अच्छा, उस समय माओ का शासन हुआ करता था चाइना में, माओ जेडोंग, जो कि चाइना के अंदर माओवाद के प्रचारक रहे, जिसके चलते माओवाद दुनिया भर के अंदर चर्चा में आया। चाइना के अंदर नीति निर्माताओं में जिसकी विचारधाराओं को सबसे ज्यादा क्रांतिकारी या फिर अस्थिरतावादी माना जाता है, उनमें माओ का नाम आता है। कहते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बेहद खराब थे। थोड़ा सा इस दिशा में भी मैं आपको ले चलता हूं। ये जो चाइना है ना, इसके सामने का जो ये आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान, असल में चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के बहुत सारे लोग जो कि माओ के खिलाफ थे या फिर चाइना की वर्तमान सरकार के खिलाफ थे, क्विन डायनेस्टी के, वो लोग निकल करके ताइवान में आकर सेटल हो गए थे। ताइवान को उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया था। इसमें दोनों ही देश चाइना शब्द यूज कर रहे थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना में से किसको चाइना माना जाए, यह अमेरिका ने डिसाइड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताइवान को मानने का, कि हम ताइवान को चाइना मानेंगे, इसको हम कुछ मानेंगे ही नहीं। जबकि इतना बड़ा एरिया, इतना सारा जनसंख्या का केंद्र, इतनी सारी सामरिक रूप से सक्षम देश, इसको अमेरिका ने इग्नोर कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं, हम ताइवान से रिश्ता रखेंगे। लेकिन चाइना धीरे धीरे तेजी से ऊपर उठता आ रहा था। अमेरिका को यह समझ में आ चुका था कि ताइवान की जगह हमें चाइना के साथ मित्रता करनी ही होगी। इसके लिए पाकिस्तान को दलाल के रूप में चुना गया। इससे कहा गया कि तुझे दलाली करनी होगी हमारे किसिंगर नाम के जो एनएसए हैं। आपको याद होगा, अक्सर हम किसिंगर का बयान कोट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका का कोई परमानेंट दोस्त नहीं, परमानेंट शत्रु नहीं, होते हैं तो अमेरिका के केवल स्वार्थ। वो ओपनली इस बात को बोलते हैं। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। किसिंगर यहां पर आए, उन्हें यहां से एक फ्लाइट में बिठा करके चाइना ले जाया गया। चाइना जाकर के उन्होंने माओ की टीम से, उनके जो क्विन थे उनसे बात की और यहां पर बात करके तय किया कि 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन चाइना की यात्रा पर जा सकते हैं। उस 71-72 के दौर में ही पाकिस्तान और भारत झगड़ रहे थे। उसी दौर में ही बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था। उसी समय पर रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी जी के साथ गलत बर्ताव किया था, मतलब काफी सारी भद्दी टिप्पणी की थी और वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए थे। रिचर्ड निक्सन को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं
ट्रंप ऐसा लगता है, क्योंकि मिलाकर के युद्ध का दौर जारी है, कोई शांति नहीं है। शांति वार्ता के बीच में बढ़िया हमले हो रहे हैं। अवाक जैसे सिस्टम, जिस दिन यहां पर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है उसी समय पर अवाक सिस्टम उड़ा दिया जाना, यह अपने आप में दिखाता है कि ईरान कोई शांति के अंदर रुचि नहीं रखता। उसका केवल एक उद्देश्य है और वो ये कि अमेरिका इनको नुकसान की भरपाई करे और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए आगे उतर कर आए। देखना